नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट, लाइक इट और एंड सब्सक्राइब टू इट, दैट इज। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। एज प्रदीप जी सेज ऑलवेज, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल इन द नेशन कॉल्ड नेशन नाउ। Yes. और आप सब लोगों को जी Yes, and I was just repeating what you said. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. एब्सोल्युटली। और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। So Pradeep ji, the fact remains that as far as India is concerned, we can't really expect anything from Donald Trump, can we? Nothing. I mean, after all, his family is now in a $1 billion deal with the Pakistanis over the new cryptocurrency center that he signed just before April the 22nd when the Pahalgam massacre took place. तो आप देखिए, how is, I mean, Pakistan kills 26 of our people, 26 लोगों को मार दिया पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान को IMF का $1 billion लोन मिला। World Bank has promised a line of credit going up to $40 billion. That's right, $40 billion. The Asian Development Bank has promised a line of credit going up to $10 billion. Exactly, sir. मतलब कि पाकिस्तान को इनाम दिया गया है। Yes, yes. भारतीयों का कत्ल करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया गया है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की फैमिली, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक करार साइन किया $1 बिलियन का ऑन क्रिप्टो करेंसी। आई मीन, और बाय द वे, मजे की बात इसमें क्या है प्रदीप जी? नहीं, मजे की बात क्या है इसमें? क्रिप्टो करेंसी इज बैंड इन पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तानी सरकार ने करार साइन कर दिया ट्रंप फैमिली के साथ क्रिप्टो करेंसी के लिए, और अभी पाकिस्तानी पार्लियामेंट यानी जो उनकी नेशनल असेंबली है, दे विल हैव टू पास अ लॉ amending their earlier ban on cryptocurrency. Pradeep ji. Sir, if you see, Pakistan is being used as a pressure point against India. India के खिलाफ एक pressure point for both the US and China. The US and China are working in tandem to see that Pakistan acts as a pressure point where India is concerned. India को कुछ भी आपको दबाना है, pressurize करना है, Pakistan is a useful tool for them. And now after this cryptocurrency deal, Pakistan is going to be a haven for all the most financial frauds of the whole world, because cryptocurrency is usually totally जितने ब्लैक मनी है, अंडरवर्ल्ड करेंसी है, जो इलीगल वर्क्स है, उसका एक सेंटर, एपिसेंटर होगा, और पाकिस्तान इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट themselves into a heaven for all these kind of fraudsters of the world. So it's going to be a new destination. ना वो वर्जिन आइलैंड्स और जो टैक्स फ्री रिजीम्स सब भूल जाएंगे लोग, सब यहीं पर जिस प्रकार से पाकिस्तान पे कंसंट्रेशन होगा। बट व्हाट वी हैव टू, अभी इस चीज के बाद मालूम पड़ा, इंडिया इज अ सुपर पावर। इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ सुपर पावर एंड वी हैव टू लर्न that we don't want anybody, we have to survive on our own. That's right. Survive, step up us and prosper on our own. जो भी हमको करना है हमें खुद ही करना है, हमें किसी की हेल्प नहीं लेंगे, बिकॉज हमने अपने आप को प्रूव किया, वी आर बिकम्स आर्म्स डिफेंस, और अलग अलग चीज में हमने वर्ल्ड मार्केट एंटर किया। वी हैव बिकम अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर पीपल हु वांट टू प्रोक्योर इंटरनेशनल आर्म्स। तो वंस वी आर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स, then we have become a threat to all these people, all the developed countries. Or as a giant, we are already the 4th largest economy, and very soon 2027 we are going to be the 3rd largest economy, because Germany is not far behind and US is also far behind. US also, it's only China who is nearly 4 times more where the GDP is concerned. Germany and US is attainable in a couple of years. So there will be only 2 competitors left in the whole world, that is China and India. So that is the threat for all these developed worlds. India has entered, now space में हम लोग थे, we were already a major players where space technology is concerned. Now हम defense technology में एक giant step ले लिया है, exporter बन गए हैं, we have become entered the global market of arms and ammunitions. And we have become a major player, and that has become a threat to all this, because आज तक यही 6-5 राज्य थे जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज वो नहीं है, इंडिया भी जुड़ गए हैं,
or India manufacturing is going to be much more cheaper and much more affordable than all these people And put far together. more efficient. Yes, absolutely. It will be a most cost-effective weapon system, arms and ammunition that India is going to produce. India is already fourth largest giant, very soon the third largest economy, and I think in the few years more, we might even overtake US because it's not far behind. Only China is way ahead of the rest. Rest is just a matter But of China time. is crumbling. Yes, सबसे बड़ी बात है, Chinese economy is crumbling, sir, because their real estate is down, manufacturing is down, practically everything else is also down. And by the way, the Chinese railways have almost come to a standstill because they created such a huge rail network which nobody is using. It's so expensive. सबसे बड़ी बात क्या हुई है? They decided to use these lovely bullet trains all over the place, and nobody is using them. exactly. They are running at about 10 to 15% of their capacity, but they have to Yes. run them because it's a state. Lekin, what Mr. Xi Jinping has done, he has almost bankrupted China. चाइना का दिवालिया निकाल दिया भाई साहब ने, जो भी आपको आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं जी। इसलिए चाइना से खबरें आ रही है, पता नहीं सच है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि चाइना की खबर जो होती है वो बिल्कुल चाइना की माल की तरह होती है, कुछ मालूम नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, बिकॉज नथिंग कम्स आउट ऑफ चाइना। हो सकता है बहुत ही जल्द आपको ये खबर मिले कि जी जिनपिंग साहब जो हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है किसी और से, कोई बड़ी बात नहीं है, और चाइना में ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेट्स बी वेरी क्लियर। बट ऑल आई एम सेइंग इज, एज फार एज वी आर कंसर्न, we should not be surprised at all now about what the US president is going to do. All that we can depend upon is our lobbyists in the Congress and the American Senate, who will present India's version to the rest of the world and say, hey, listen, what is going on here? Because this man, this US president, is compromising not Indian interests, he is compromising US interests. अभी अभी आप देखिए, वो जो एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है, he wanted to kill Jews. यहूदियों को मारना चाहता था वो पकड़ा गया है। न्यूयॉर्क में टोटल फायरिंग का पूरा उन्होंने प्लान बना दिया था, एब्सोल्यूट शूटआउट इन न्यूयॉर्क। तो मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए, कोई भी आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट दुनिया के किसी भी कोने में पकड़ा जाता है, उसके कनेक्शन पाकिस्तान से होते हैं, और ये भाई साहब जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो मालूम पड़ गया क्यों कर रहे हैं। अर्लियर वी थॉट दोज रिपोर्ट्स वर we were the ones who broke that story, by the way, over here about the Pakistani family, or about the Trump family having a deal with the Pakistanis. We broke that story right here. Now we find that it is completely and totally true. ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने $1 बिलियन की डील साइन करी है क्रिप्टो करेंसी, और बाय द वे ये $1 बिलियन का जो फिगर है ना, ये हवा में है। क्यों हवा में है? क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी है। नो मनी हैज चेंज्ड हैंड सो फार, एक पैसा नहीं गया कहीं पर भी। But the Pakistanis are feeling very happy. They are feeling very happy because Trump at the moment is acting against India. आगे क्या होगा देखते हैं। And they're quite happy because एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूएस है, और दोनों उनके साथ है, तो they're absolutely happy. Whatever happens, हमको कुछ करना नहीं है, बस they are there to take care of. और जहां तक मोदी जी ने कहा, और जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था, जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा था, और बाकी हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, और यहां पर पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक हैं कि भले सामने ये ट्रंप हो। अरे बार बार सर ट्रंप को ही क्यों दिखाएगा, कभी कभी मोदी जी को भी दिखा दो। वाई यू ओनली शोइंग ट्रंप? हैव यू गाइस गॉन टू स्लीप और व्हाट? सब पॉलिटिकल पार्टीज का यह कहना है, भले पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, हिंदुस्तान ना झुकेगा, ना रुकेगा, ना पीछे हटेगा, याद रख लीजिए। And as, by the way, Pradeep ji, as our foreign minister, Mr. Jaishankar, stated at the European Union conference, in the presence of the European Union Foreign Secretary, that this is not a battle, this is the press conference, this is not a battle between India and Pakistan, it is a battle between India and terroristan. आप सामने ये भूल जाइए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये बंद होने वाला नहीं है प्रदीप जी, ये बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी एग्जिस्टेंस आज की तारीख में, उनकी जो पूरी एस्टैब्लिशमेंट है, इट इज बीइंग पेड बाय चाइना ऑन द वन हैंड, एंड दे आर होपिंग दे विल बी पेड बाय अमेरिका ऑन द अदर टू कीप अटैकिंग इंडिया। बिल्कुल। एंड जयशंकर मेड इट वेरी क्लियर, इफ योर टेररिज्म एंड टेररिस्ट आर डीप विद इन पाकिस्तान, we will not hesitate to hit you deep within Pakistan. अब नाम लेके जिस प्रकार से उन्होंने कहा, अगर इसके deep rooted आपके हैं तो हम deep root में जाके आपको मारेंगे। That's very clear, abundantly clear. There's no compromise in terrorism, and if it comes from there,
any other effect in India, we are going to destroy Let's that. go straight across to our guests. We have a very good panel today. कपिल डोके साहब, बड़े दिनों के बाद। कपिल डोके साहब नमस्कार। नमस्कार 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 कपिल डोके साहब, बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। कैसे हैं सर? ठीक हैं? नमस्कार। क्या हो गया सर, बड़ा ढीला बोल रहे हैं? नमस्कार बिल्कुल ऐसे बोला, पता नहीं क्या हो गया। नमस्कार। आवाज नहीं आ रहा। अभी आपकी आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? कैन यू प्लीज डू समथिंग अबाउट द ऑडियो? मिस्टर कपिल डोके कांट हियर मी, आई कैन हियर हिम। नमस्कार नमस्कार। अरे आप ठीक है। और राकेश प्रजापति साहब, हाउ आर यू सर? जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद। और शैलेश पांडे साहब, शैलेश पांडे साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। हाउ आर यू सर? नमस्कार सर, जय हिंद। पांडे जी भी बहुत दिनों के बाद दर्शन दे रहे हैं। पांडे जी बहुत अच्छा हुआ। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। पांडे जी तो बहुत बिजी हो गए हैं आजकल। पांडे जी को एक सीक्रेट, टॉप सीक्रेट असाइनमेंट दिया गया है आजकल, सुनने में यह है। अब कपिल डोके साहब आप बताएं, जहां तक एक तो छोटी सी बात आई ऑपरेशन सिंदूर की, वो छोटी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसके बारे में जरा बात करेंगे। सर ये बताएं, आज की तारीख में अब तो बहुत स्पष्ट हो गया कि ट्रंप साहब भारत के खिलाफ क्यों हैं। ट्रंप साहब जो हैं, उनके परिवार ने $1 बिलियन की डील साइन करी है पाकिस्तान के साथ, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के उनकी कंपनी ने। और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन ली जा रही है अमेरिकन कांग्रेस में और सेनेट में और मीडिया में, मेरा यह कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्रंप साहब से तो कोई खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए भारत को। कपिल डोके साहब आप बताएं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्रंप साहब की जो भी कृति है वो अपने देश के विरोधी कृति है। अपने देश के लिए जो हितकारक नहीं है वो कृति ट्रंप साहब की है जी। ट्रंप भारत के जो बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने पहले से ही पहचान लिया था कि ट्रंप एक नकली आदमी है। ट्रंप का हमेशा तुमने देखा होगा तो बहुत से लोग ट्रंप के नाम से मजाक उड़ाते हैं, डोनाल्ड चाचा, डोनाल्ड ट्रंप। तो भी अपने देश के पंतप्रधान जो भी ट्रंप के साथ में अपने मधुर संबंध बनाने में व्यस्त रहते हैं, उनके भी कुछ क्या रिलेशन है ये भी बताना चाहिए भाजपा के लोगों ने। ट्रंप बिल्कुल पहले से ही भरोसेमंद नहीं थे। अभी भी उन्होंने इतना सब होने के बाद क्रिप्टो करेंसी की जो डील उन्होंने साइन की है जी, वो अपन बोलते हैं जख्म पे नमक छिड़ाना, वैसा तरीका का काम डोनाल्ड जी ने यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। कपिल डोके साहब 11 साल बेमिसाल। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा 11 साल एब्सोल्युटली बेमिसाल रहा। 60 साल परिवार वालों के और 11 साल एक गरीब चाय वाला के, और चाय वाला ने 60 साल वालों को पार कर दिया, एक्सेप्शनल पीछे छोड़ दिया है। पीएम जन धन से लेके सौभाग्य योजना, पीएम आवास, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, नल से जल, आयुष्मान, पीएम किसान, आप जो बोले 25 करोड़ पॉवर्टी के ऊपर, 80 करोड़ को रेशन, आप टच नहीं कर पाओगे। 11 साल के बारे में तो मैं ये बोल रहा हूं कि अपने देश के पंतप्रधान वहां से जोर जोर से बोलते होंगे 11 साल बेमिसाल, लेकिन ये 11 साल में देश के कस्बे में रहने वाला, गांव खेड़े में रहने वाले आदमी के तरफ भी देखना चाहिए। आज भी उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा भाषण मोदी जी देते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में, लेकिन जो उज्ज्वला का सिलेंडर घर घर में है वो भरने के लिए मजदूर आदमी के पास पैसे नहीं है। वो चूल्हा आज भी बारिश की वजह से उनका चूल्हा जल नहीं पा रहा है और उज्ज्वला का गैस भरने के लिए उनके जेब में पैसे नहीं है। दूसरी बात, किसानों की, गांव खेड़े के किसानों की तरफ अगर देखते होंगे तो किसानों के फसल को दाम नहीं है। किसान रोज दरोज आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी 11 साल का हिसाब में उन्होंने रखना चाहिए। 60 साल परिवारवाद के बोलते हैं, परिवार वालों का आप 11 साल में नहीं 1100 साल में भी उन्होंने जो किया उसकी बराबरी है मोदी जी और भाजपा के लोग कर नहीं सकते। उसका कारण ऐसा है कि जब इस देश में सुई भी नहीं बन पाती थी तब इस देश में विमानें बनने लगी। जब इस देश में गरीब के पास साइकिल भी नहीं थी तब वो गरीब 4 व्हीलर पे चलने लगा। ये सब विकास की जो परिभाषाएं रहती है। 11 साल में क्या हुआ? अपने मित्रों का विकास हुआ है। 11 साल बेमिसाल किसके रहे हैं? अपने मित्र अदानी और अंबानियों के लिए रहे हैं। 11 साल में गांव खेड़े के किसानों के बदल नहीं हुई। मोदी जी 2014 के समय बोल रहे थे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए का नहीं मिलना चाहिए, अभी तक देश के युवाओं को रोजगार मिला नहीं है। ये 11 साल बेमिसाल विशाल कुछ नहीं है। 11 साल देश के बर्बादी के साल रहे हैं।
मोदी जी और भाजपा के लोगों ने महिला सुरक्षित नहीं है, ये 11 साल में किसान सुरक्षित नहीं है, ये 11 साल में युवाओं को रोजगार नहीं है, ये 11 साल में उज्ज्वला योजना का गैस जो मिला वो गैस भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, ये 11 साल में किसानों के फसल को दाम नहीं है, ये 11 साल में देश को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भाजपा ने किया है। ये मेरा यहाँ पे महत्वपूर्ण आरोप है। राइट, लेट मी गो अक्रॉस टू राकेश प्रजापति साहब। डॉक्टर प्रजापति, आप कैसे देखते हैं सर इसको, आप जरा बताएं। आज की तारीख में 22 अप्रैल को घटना हुई थी और उसके बाद 7 मई को हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आज हो गई है सर 11 जून। आप इसको कैसे देखेंगे सर प्रजापति साहब? कांट हियर यू सर, आपने म्यूट पे किया हुआ है सर अपना फोन। सर उसको अनम्यूट कीजिए। जी जी। हाँ, अभी बोलिए सर, प्लीज बोलिए। जी राजीव जी, मैं आपकी और प्रदीप जी की जो लंबी चर्चा हुई थी उस पूरी चर्चा को मैंने सुना था, और जिस तरीके से अभी एक आपने डील हुई है पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का जी, उसका पूरा जिक्र किया, और हमारे शायद कांग्रेस के प्रवक्ता जी है प्रदीप जी, वो भी कुछ कह रहे थे, वो भी कपिल जी वो भी बता रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि कितना इसे थूक कर चाटना कहते हैं। एक तरफ कोई व्यक्ति जब साइड ही नहीं दे रहा है, जब कोई व्यक्ति साइड नहीं देता है तो हम लोग भी सोचते हैं अरे जब ये साइड नहीं दे रहा तो हम भी बिल्कुल साइड ना दें। ट्रंप लगातार आंखें दिखा रहे हैं, 11 बार बड़े न्यूज चैनलों से बड़ी मीडिया में जाकर के किस तरीके से प्रधानमंत्री को सरेंडर करने को कहा, किस तरीके से मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। इसलिए राहुल गांधी जी सरेंडर कह रहे हैं, जिस पर बीजेपी में बवाल मच गया। जो सच है वो बीजेपी सुनना नहीं चाहती। मोदी जी नमस्ते ट्रंप करके कार्यक्रम चलाते हैं और ट्रंप को गुजरात में बुलाते हैं, अहमदाबाद में बुलाते हैं, और भारत के लोगों की करोड़ों की मेहनत की कमाई, हजारों करोड़ रुपए की मेहनत की कमाई को ट्रंप पर बर्बाद करते हैं। वो कार्यक्रम याद होगा आप सभी लोगों को, दिल्ली के मोटेरा स्टेडियम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं अहमदाबाद में, वहां पर किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए भारत के लोगों की गहरी पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया था तो मोदी जी ने किया था ट्रंप के लिए। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो चुनावी रैली करने के लिए जाते हैं, उस पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं मोदी जी, और उसका सिला क्या मिलता है मोदी जी को? सिला ये मिलता है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को बुलाया नहीं जाता है। यहाँ तक कि एक मंत्री भेजा जाता है कि मंत्री जी से अनुरोध करता है अमेरिका में जाकर के कि कैसे भी करके मोदी जी को बुलवा लीजिए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो रही है पूरे देश के अंदर, पूरा देश देख रहा है। और ट्रंप की फैमिली आज पाकिस्तान के साथ जो है समझौता कर रही है, जिसे इससे ज्यादा देश के लिए अपमान की स्थिति नहीं हो सकती, प्रजापति साहब, इससे ज्यादा देश खलनायक नहीं हो सकता। प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 11 साल मोदी जी के हर कार्यकर्ता बीजेपी को घर घर उत्तर प्रदेश में आपको पहुंचाना पड़ेगा। एक जबरदस्त 11 साल रहा, बेमिसाल रहा। आगे जाकर उन्होंने कहा कि यहां पर जो होगा उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के बाद 5 नया इकोनॉमिक कॉरिडोर खुल गया है, 5 न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया है और इकोनॉमिक बूम इस प्रकार से हो गया है। और अलग अलग आंकड़ा उन्होंने दिया किस प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम बना दिया, अयोध्या कर दिया, विद्यावंशिनी धाम बना दिया, अलग अलग मथुरा वृंदावन में धाम, चित्रकूट धाम। तो विकास भी, विरासत भी, ये लहर लेके देश में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर है। प्रजापति साहब। प्रदीप जी, मैं पूछना चाहता हूं, 11 साल पहले मोदी जी ने कई वादे किए थे, उन वादों में का हुआ क्या? आखिर इनका कोई प्रवक्ता, कोई नेता उस पर जवाब नहीं देता। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मोदी करते नहीं है। धीरे राजीव जी के सामने बिठा दीजिए और आप अपने सामने बिठा लीजिए तो पता चल जाएगा, मोदी जी को नानी याद आ जाएगी। वो कहावत है ना हमारे यहाँ पर। कि मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा। आप ही बताइए, काला धन वापस आया क्या? लोगों के खातों में 15 लाख रुपए आएंगे क्या? किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए क्या? 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे क्या? 2 करोड़ रोजगार मिले क्या? सब शहरों को बुलेट ट्रेन चलेगी
क्या सभी शहरों को बुलेट ट्रेन चली? क्या हवाई चप्पल में चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठेगा? क्या कोई हवाई जहाज में बैठा? क्या किसी किसान की आय दोगुनी होगी? क्या किसान की आय दोगुनी हुई? डीजल पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा? या 35 रुपए मिल रहा है इस देश के लोगों को? यहाँ तक कि और छोड़िए, इनके ही आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है ये, इनके आंकड़े ये कह रहे हैं कि देश की 80 करोड़ जनता आज 5 किलो राशन पर डिपेंड है। 5 किलो राशन पर। सबका साथ सबका विकास कहने वाले लोगों ने इस देश की जनता की हालत क्या कर दी कि वो 5 किलो राशन पर डिपेंड हो गई। इस देश की जनता को भी एक कटोरा देने का कार्य किया है कि जाओ और हर महीने जाकर के 5 किलो राशन की लाइन में लग जाओ। इन लोगों ने मोनेटाइजेशन के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर किस तरीके से 140 लोगों की हत्या की थी। इन लोगों ने किसानों के बिल के नाम पर 750 किसानों की हत्या किस प्रकार से कराई थी। इन लोगों ने जनधन खाते खुलवाने के नाम पर बैंकों में लाइन लगाने का काम किया गया। एक आंकड़ा दे रहा हूं आप लोगों को, चौंकाने वाला है, आप लोगों के पास पता होगा। पिछले तिमाही का आंकड़ा है। पिछले तिमाही के आंकड़े में ये कह रहा है कि न्यूनतम बैलेंस रखने पर 138 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। राजीव जी और प्रदीप जी, आप जरा सोचने की बात है, ये 135 करोड़ अंबानी अडानी जैसे मालदार लोगों के नहीं होंगे, ये उन लोगों के होंगे जिनके खाते में पैसे नहीं रहते हैं। उन खाते से पैसे कम हो जाते हैं तो न्यूनतम बैलेंस के नाम पर 138 करोड़ रुपए गरीबों के चूसने का काम, मैं तो सीधा कह रहा हूं, गरीबों के चूसने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। पहले ट्रांजिशन कितने भी कर सकते थे, अब 5 बार से एटीएम के बाद निकालने जाओ तो उस पर चार्ज पड़ता है। पहले कितने भी रुपए जमा कर सकते थे, आज एक लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करोगे या निकालोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हर जीएसटी के नाम पर किस तरीके से व्यापारियों को, आम जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इस पर कभी कोई जवाब नहीं है। केवल हवाई फायर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राइट, लेट मी गो अक्रॉस टू शैलेश पांडे साहब। शैलेश पांडे साहब, बड़ी सोचने वाली बात है जो अभी प्रजापति जी ने बोला, उसके ऊपर तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन उसके पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। संस्था का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये कंपनी का नाम। इसका 60% मिल्कियत जो है वो ट्रंप फैमिली के पास है। 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों की हत्या हुई पहलगाम में, 22 अप्रैल को। सर, सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। 26 अप्रैल को ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ओन्ड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फैमिली, ये एक करार साइन करते हैं पाकिस्तान के साथ, जिसको हमारे जयशंकर साहब ने अभी अभी टेररिस्तान बुलाया है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन सेक्रेटरी के सामने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा, इट इज नॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। ट्रंप साहब इस देश के साथ $1 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी की डील साइन करते हैं, जहां पर पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी का हब बनेगा। और जैसा प्रदीप जी अभी बता रहे थे, मतलब लोग अब आइल ऑफ वाइट में नहीं जाएंगे, पैनामा में नहीं जाएंगे, इधर उधर उनको जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आइल ऑफ मैन में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जितने भी पैसे हैं आकर के यहां पे आप जमा कर दीजिए। कहां पे? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान will be the money laundering hub of the world now. सर, आपको लगता नहीं है कि भारत को अब बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि हम अकेले हैं साहब, और अकेले ही भारत को सब पे भारी पड़ना है, जैसे कि अभी पड़े हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज इक्विपमेंट ही नहीं, अमेरिकी इक्विपमेंट का भी सत्यानाश कर दिया हम लोगों ने। सीधी बात है, इसलिए अमेरिका की जली हुई है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, अंदर की खबर नहीं बता रहा मैं, क्लियर कट खबर आपको बता रहा हूं, जली हुई है सारे अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की। ये कहां से आ गए? सर, ताइवान का मेन सप्लायर, सॉरी मैं इतना वक्त ले रहा हूं, लेकिन मुझे कहने दीजिए, 90-95% ताइवान के आर्म्स जो हैं, हथियार जो हैं, वो अमेरिका से आते हैं। ताइवान हमको बोल रहा है कि भैया आप हमारा जो आकाश तीर इक्विपमेंट है हमको चाहिए, कृपा करके आकर के यहां पे हमें भेज दो, हमारे साथ मैन्युफैक्चर करो। अब आप बोलें शैलेश पांडे जी, प्लीज।
राजीव जी देख, बोलिए सर। ये अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, आज हिंदुस्तान फौलादी नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। और जब हम अपने समृद्धशाली विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो कईयों को ये सुहा नहीं रहा, यह हम भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फौलादी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, वो देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, वो है स्वदेशी, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत। और जो चीजें हमने इस परिप्रेक्ष्य में देखी हैं, इसीलिए अब हम आत्मनिर्भरता पर, स्वदेशी पर और स्वावलंबन पर हम भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में हम इस पर काम करते हुए भारत माता को विश्व गुरु बनाएंगे। हम, हमारी जो नीतियां हैं, हम देश के प्रति, रक्षा के प्रति बहुत ही सजग है। देश और पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से आतंकवाद का जवाब भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों से, स्वदेशी नीतियों से, स्वदेशी फौलादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से हमने बदला लिया है पाकिस्तान में घुसकर। और ये नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है। 2014 के बाद से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के हमले का बदला ले रहा है, घर में घुस के मार रहा है और मारता रहेगा। ये 2000 चाहे उरी हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे अभी पहलगाम हो। और हम ये समझते हैं कोई भी देश, हिंदुस्तान के जो रक्षा का विषय है, जो सुरक्षा का विषय है, जो आत्मसम्मान का विषय है, हम हमारे देश के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा और रक्षा के विषय पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। पांडे जी 11 साल बेमिसाल मोदी जी, मगर राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश ने आंकड़े दिए, बोले कि आपके जो भी स्कीम्स है वो फेल हुआ है। पांडे जी, राहुल गांधी जी कह रहा है आपका मेक इन इंडिया नहीं, फेक इन इंडिया है, फेक इन इंडिया। आपका स्टार्टअप नहीं है, शटडाउन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया नहीं, शटडाउन इंडिया है। बोले 12,700 स्टार्टअप बंद हो चुके, 2024 में एफडीआई कम हो गए, ग्रोथ कम है। किस प्रकार से आप राहुल गांधी जी का विरोध करोगे? 11 साल बेमिसाल आपका नारा है पांडे जी। जी देखिए, 11 साल बेमिसाल के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो अनाप शनाप बात कर रहे हैं, उनका जवाब मैं इसी से दूंगा कि मेक इन इंडिया ही था जो हिंदुस्तान का आकाश और हिंदुस्तान का ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए, चाइना और दुनिया के ड्रोन को परखच्चे उड़ा दिए। आज हम अपने स्वदेशी के ताकत पर, मेड इन इंडिया के ताकत पर, ब्रह्मोस और आकाश के ताकत पर हमने ये आतंकवाद की जंग जीती है। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल जो बेमिसाल हुए, वो बेमिसाल सभी क्षेत्रों में हुए। वो गरीब कल्याण के क्षेत्र में हो, महिला के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, वो मजदूरों के क्षेत्र में, सर कीमतों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में। सर मैं आपको देखिए राजू जी, मुझे मेरी बात एक सेकंड पूरी। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गरीब कल्याण में जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उनके कल्याण के लिए आज एक सर्वोच्च शासन, सर्वोच्च मैं कहूंगा यह सरकार साबित हुई है। अब तक यह रिकॉर्ड रहा है कि 25 से 26 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा के बाहर आए हैं, वो मोदी जी की नीतियों के कारण। आज जो जिस तरीके से 60 करोड़ से ज्यादा जनधन नए खाते खोले गए, अरे इन कांग्रेस के राज में 60-65 करोड़ में गरीबों के खाते ही नहीं खोले गए थे, लेकिन 65 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए जनधन के। आज आप देख रहे हैं जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह का, चाहे वो स्वावलंबन का हो, स्वदेशी का हो, ये सारी चीजों का फायदा आज जन जन को हो रहा है, गांव गांव को हो रहा है, गरीबों को हो रहा है। आज हम देखेंगे कि 10 करोड़ से ज्यादा, जो 12 करोड़ लगभग
शौचालय नए बना कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को, जिनके पास शौचालय नहीं थे। ये बात करेंगे कि क्यों 12 करोड़ लोगों के घरों में अभी तक शौचालय नहीं थे, किस तरह से माँ बहन बेटियां हमारे गांव में गरीबों की किस तरह से लज्जा में रहती थी। आज उनके लज्जा को दूर करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिनके घरों पर छत नहीं थी, ऐसे 5 करोड़ से ज्यादा उन गरीबों के घर दिए हैं जिनके पास छत नहीं था, छत देने का काम किया है, नया घर बनाकर देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। आज इन आंकड़े आप देखेंगे तो रक्षा बजट के अंदर जो पहले 2014-15 में 1400 करोड़ के रक्षा एक्सपोर्ट होते थे, आज वो 23,400 करोड़, लगभग 23,400 करोड़, कितना बड़ा आंकड़ा है। उतना बड़ा आंकड़ा का आज सुरक्षा रक्षा में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बने हैं। और ये तो गरीब कल्याण और किसानों की सम्मान निधि दे रहे हैं। और सुनिए, आस्था में, धार्मिक अनुष्ठानों में आज देखिए 550 सालों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का जन्मभूमि निर्माण किया, ये मोदी जी की देन है। आज काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, आज चाहे भगवान श्री राम का शैलेश पांडे जी, आज ये सारे जो काम हुए हैं, विकास के काम हुए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सर जो प्रजापति जी ने बात करी उसके बारे में तो बात कर लीजिए। सर प्रजापति साहब ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसके बारे में तो जवाब दे दें सर प्लीज। ये बताइए, कुकिंग गैस सिलेंडर जो है आज की तारीख में पीपल कांट अफोर्ड इट। आज की तारीख में हालत खराब है लोगों की सर। डॉलर की कीमत जो है 85 रुपए 47 पैसे है आज, अभी की जो प्राइस है। ये कहा गया था 35 और 45 रुपए का होगा। पेट्रोल की प्राइस जो है आज भी 103 रुपए है सर, वो कब कम होगी सर, ये तो बता दीजिए। आप बोलिए सर, आप प्लीज। शैलेश पांडे जी, आज मैं अभी डलवा के आ रहा हूँ, 100 रुपए पहुंचा दी जी। अब आप बताइए ना सर। 40 रुपए हुआ करती थी, 40 रुपए जी। अब आप शैलेश पांडे जी बताइए प्लीज, ये कीमतें कब आएंगी नीचे सर, ये तो बता दो पहले। अरे मेरे भाई, पहले जिन लोगों की तनख्वाह पगार 10,000 रुपए हुआ करती थी, आज उनकी पगार भी तो लाख रुपए हुई है। ये आप क्यों नहीं कंपैरिजन करते, आप वही बात करते। लाख रुपए कहाँ से हो गए पांडे जी, कहाँ से हो गए भैया? लाख रुपए कहाँ से हो गए? 10 वाले की लाख हो गई। नहीं, इतना झूठ मत बोलिए ना बैठ करके। कितने आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े एमएनसी में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको लाख रुपए की पगार है आज के डेट में। किसी को 22 लाख का पैकेज है, आज करोड़ रुपए के पैकेज है। रोकूंगा, जरूर रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा। देखिए मैं आपके रुक जाइए बिल्कुल। हवा में तीर मत मारिए, हवा में तीर मत मारिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हवा में तीर मत मारिए, रुकिए शैलेश जी, रुकिए। राकेश प्रजापति जी, मैं आपके पास वापस आता हूं ना सर, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। राकेश प्रजापति जी, आप एक मिनट, पांडे जी मुझे जरा बोलने दो ना, एक मिनट। प्रजापति साहब, आप अपना पूरा वक्त लीजिए, शैलेश पांडे जी को अपनी पूरी बात करने दीजिए ना प्लीज। शैलेश पांडे जी बोलिए प्लीज, बोलिए सर। देखिए, मैं सीधा कह रहा हूं कि पहले की तुलना में जो आज इनकम होती थी, वो इनकम भी बढ़ा हुआ है और रोजगार के साधनों क्षेत्र भी हर तरह से बढ़े हुए हैं। आज देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से आज क्या है, हम अपने ही स्वदेशी बातों को हम अपनाते नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें जो इनकम के सोर्स हैं, व्यवसाय और रोजगार के सोर्स है, वो सिर्फ पुराने तरीके से नहीं, नए क्षेत्र में इस वक्त देश के अंदर पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग के रूप में डेवलप हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि पर्यटन के माध्यम से जिस नए क्षेत्रों में नए पर्यटन क्षेत्र का सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसका सक्षमीकरण हो रहा है, तो वहां पे नए होटल्स बन रहे हैं, नए व्यवसाय आ रहे हैं, नए रोजगार आ रहे हैं, जिनके वजह से भी लाखों की संख्या में रोजगार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देखेंगे वाड़वन बंदरगाह में जो मंदिर महाराष्ट्र में अभी जिसका भूमि पूजन यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके वजह से 1 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा, नई नौकरियों का सृजन होगा। और उसके साथ ही जिसमें स्वयं रोजगार भी होगा, नौकरियां भी होंगी,
प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां बढ़ेंगी और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां बढ़ेंगी हर क्षेत्र में। और इसके अलावा भी जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आज मैं बताता हूं इन इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे पहले कितने 60 सालों में कितने किलोमीटर पर डे बनाते थे ये लोग, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। आज एक दिन में 30-35 किलोमीटर हाईवेज बनाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, मोदी जी कर रही है सर। लेकिन उसमें मैनुअल लेबर नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। आज रेलवे के में देखिए, आज एक दिन में करीबन 29 किलोमीटर नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। रेलवे का जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, आज देखिए जो विद्युतीकरण हो रहा है, रोजाना 6.5 किलोमीटर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हो रहा है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। So now can I go, sir, with your permission? आज देखिए मेट्रो सिटी में दुनिया में हम तीसरा स्थान रहते हैं, अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा मेट्रो का जाल। सर आपकी इजाजत हो, आज देश दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मोदी सरकार का ये। और आने वाले कुछ दिनों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और इसके कारण भी नए रोजगार और सृजन होंगे। तो पांडे जी, मैं अभी प्रजापति साहब के पास जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश प्रजापति साहब, 2 क्वेश्चंस। एक तो आज की तारीख में, प्रजापति साहब आप सुन रहे हैं? जी 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 प्रजापति साहब, आज की तारीख में अभी इस वक्त का रेट बता रहा हूं, 85 रुपए 47 पैसे डॉलर का रेट है, 85 रुपीज 47 पैसा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, देयर इज नो डाउट। प्राइस राइज है, देयर इज नो डाउट। अब आप मुझे यह बताइए, हां, जहां तक हाईवेज वगैरह का सवाल है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज एटसेट्रा हैज बीन फैंटास्टिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन राकेश प्रजापति साहब, प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहां खड़ी होती है? शैलेश पांडे जी ने जो आंकड़े बताए, आंकड़े अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो हाईवे बनती थी, भले 10 या 15 किलोमीटर एक दिन में बनती थी, लेकिन उसमें मैनुअल लेबर बहुत होती थी, लोगों को काम मिल जाता था। आज की तारीख में इट इज बीइंग डन ओनली बाय मशीन्स, तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स। तो अब राकेश प्रजापति साहब, आप ये बताएं, हाउ डू वी स्ट्राइक अ बैलेंस? इसमें बैलेंस कैसे स्ट्राइक होगा कि लोगों को काम भी मिले और काम जो है वो भी बड़ा फर्स्ट क्लास स्पीड से चलता रहे? प्रजापति साहब, अब आप बोलें प्लीज, गो अहेड सर। राजीव जी, बड़ी समस्या तो यह है कि आप ही बताइए, शैलेश जी ने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर दिया हो, एक भी प्रश्न जो मैंने किया था, किसी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, सीधे सीधे एक भी प्रश्न का। अब मैं फिर प्रश्न इनसे पूछ रहा हूं, चलिए उनके उत्तर दे दें। इनके प्रश्नों के उत्तर मैं लगातार दे रहा हूं। ये पुलवामा की बात कर रहे थे, पहलगाम की बात कर रहे थे। पुलवामा में 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक ये नहीं बता पाए। पहलगाम में जो 4 आतंकवादी आए थे, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या, 27 लोगों की हत्याएं की, वो आज तक कहां हैं, किस जगह पर हैं, कौन थे, कहां से आए थे, कैसे गए, कौन लेके आया, कोई जांच नहीं हुई किसी भी तरीके की। ये बात कर रहे थे स्वचलित, स्वदेशी और जिन क्या क्या स्वावलंबन, आत्मनिर्भर। अभी होली आएगी, दीपावली आएगी और भी सारे त्योहार आएंगे। देखें चीन के कितने आइटम होंगे। मुश्किल से मार्केट में 20% भारतीय लोगों के होंगे, भारतीय प्रोडक्ट होंगे, बाकी 80% चाइना के प्रोडक्ट होंगे। अभी ये बड़ा झूठ बोल रहे थे, उसलिए मैं बार बार टोक रहा था। मैं चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, आपको बता चुका हूं, सरकारी सैलरी लेता हूं। इनकी सरकार में मात्र 1% डीए बढ़ रहा है, 2% डीए बढ़ रहा है। बताइए 6 महीने में क्या 2% महंगाई बढ़ रही है? जो सीएनजी 40 रुपए की होती थी, यानी 70 सालों में 40 रुपए में हुई, इन्होंने मात्र 11 सालों में उसको 100 रुपए से ऊपर पहुंचाने का काम किया। जो पेट्रोल 50 रुपए किलो लीटर बिका करती थी, यानी 70 सालों में 50 रुपए में पहुंची, इन्होंने 11 सालों में 100 रुपए से ऊपर पहुंचाने का काम किया। जो डीजल 40-45 रुपए लीटर बिकता था, वो इन्होंने 10-11 सालों में 90 से ऊपर पहुंचाने का काम कर दिया।
मात्र डीए 2% बढ़ रहा है, 6 महीने में 2% तनख्वाह बढ़ रही है लोगों की, यानी एक साल में केवल 4% की वृद्धि हो रही है। ये कह रहे थे 10,000 रुपए सीधे 1 लाख रुपए हो गए। आज बीटेक करने के बाद लोगों को 15,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है। शैलेश जी जरा जाकर के प्राइवेट सेक्टर पर देखिए, एमबीए करने के बाद लोगों को 20,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, एमबीए करने के बाद लोगों को चूरन बेचने पड़ रहे हैं। ये स्थिति आपने देश में ला करके खड़ा कर दी है। आप जमीनी हकीकत पर आइए, जमीनी हकीकत क्या है? आप कह रहे थे जनधन खातों की, उन जनधन खातों पे 138 करोड़ रुपए की का क्वेश्चन मैंने किया, वो किससे वसूले हैं आप लोगों ने बताया नहीं। इसको नहीं बता रहे, इसको नहीं बता रहे। किसी भी तरीके से इस देश के अंदर, अब रही बात राजीव जी जो आप प्रश्न कर रहे थे, मैं उनको एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। ये अभी थोड़ी दिन पहले ये वादा करके गए थे हमसे, कुछ ऑन डिबेट वादा किया था इन्होंने कि प्रजापति समाज को न्याय मिलेगा। इनके एक दूसरे प्रवक्ता आए थे दारूवाला जी, वो भी वादा करके गए थे। कल मैं एक दूसरे न्यूज चैनल पर था राजीव जी, सेम क्वेश्चन मैंने उस न्यूज चैनल पर बोला, सेम। जो एंकर था वो दांतों तले उंगलियां दबा रहा था कि वास्तव में ऐसा है, क्योंकि उनके प्रवक्ता को, वहां पर भी उनके जो प्रवक्ता बैठे हुए थे उन पर कोई जवाब नहीं था, एक जवाब नहीं था। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, केवल कोई प्रश्न का सीधे सीधे उत्तर नहीं देते, किसी भी तरीके का इनके पास सीधे उत्तर नहीं है। केवल वही है ना, पढ़े लिखे हाथ, क्या कहूं मैं इसके बारे में, अगर मैं कुछ कह दूंगा तो वो हो जाएगा। मैं तो आध्यात्म प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो प्रकृतिवादी व्यक्ति हूं। हमारे यहाँ, मैंने एक बार पहले भी कहा था, त्योहार हमारे देश से, चाइना से माल आता। अरे इतना ही आप चाइना विरोधी हो तो क्यों नहीं? अरे हम तो ठीक है, हम लोग तो नहीं थे देशभक्त, कांग्रेस तो देशभक्त नहीं थी, आप तो पक्के देशभक्त हो। तो चाइना पर पूरी तरीके, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट है उन पर पूरी तरीके से लगाम लगा दीजिए, क्यों नहीं लगाते हो? कौन रोक रहा है आपको? अरे प्रजापति साहब, आजकल तो गणपति भी चाइना से बन के आ रहे हैं सर, गणपति भी चाइना से बन के आ रहे हैं। प्रजापति साहब, डिफेंस कॉरिडोर योगी आदित्यनाथ, गणपति चाइना से बन के आ रहे हैं, सारे देवी देवता चाइना से बन के आ रहे हैं सर। और मैं क्या कहूँ, सिगरेट सारे की सारी फुलझड़ियां चाइना से, पटाखे, फुलझड़ियां। योगी आदित्यनाथ, योगी प्रजापति साहब सुनिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ब्रह्मोस के गूंज पाकिस्तान ने सुना है, और वो ब्रह्मोस बढ़ रहा है लखनऊ में। प्रजापति साहब नहीं करता है, लेकिन सारी मूर्तियां बेच रहा है भारत को। पैसा कौन ले जा रहा है? चाइना ले जा रहा है, ये वो लोग हैं। प्रजापति साहब, योगी आदित्यनाथ जी कहा कि ब्रह्मोस के धूम आवाज तो पाकिस्तान ने सुना, पूरा दुनिया ने सुना, बन रहा है लखनऊ में बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में हमें 6 नोड है, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, लखनऊ, चित्रकूट। नहीं सुनिए ना, डिफेंस नोड। और कानपुर में सबसे बड़ा 200 हेक्टेयर में पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्युनिशन मिसाइल कॉम्प्लेक्स, मिसाइल्स का कॉम्प्लेक्स कानपुर में बन रहा है, पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा। तो क्या ये विकास नहीं है? ये योगी आदित्यनाथ जी पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए। प्रदीप जी, हर व्यक्ति ऐसे निर्णयों का स्वागत करता है, मैं भी स्वागत करता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वागत करते हैं, लेकिन बनेगा कब? अरे ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ब्रह्मास्त्र जो है एक ऐसी मिसाइल है बनकर सामने आ गई। अरे इनके कार्यकाल में ये वो लोग हैं जो एक सुई नहीं बना पा रहे, एक केस नहीं बना पा रहे, मिसाइल बना देंगे ये लोग। ये केवल हवा में कुछ भी बना सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये धरातल पर क्या बनाएंगे ये कर ले, ये धरातल पर कुछ भी बनाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, किसी का फीता काट देना, किसी का शिलान्यास करने में क्या जा रहा है? शिलान्यास तो इन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का करा था। शैलेश जी बता दें कि 2024 में पूरा वादा किया था, नहीं किया था कि प्रयागराज, सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, बरेली, शाजापुर, पीलीभीत, बरेली और लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, ये वाले लोग सब जो है 2024 का महाकुंभ जाएंगे, तो जो है गंगा एक्सप्रेस वे पर जाएंगे। क्यों नहीं बना 2024 में? 2025 खत्म होने जा रहा है, अभी भी बना दे 2027 में। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं इन्हें, फिर चैलेंज दे रहा हूं, 2027 के चुनाव से पहले ही उद्घाटन करके दिखाते हैं ये गंगा एक्सप्रेस वे का।
ये धरातल पर इनकी एक इकाना, हमने इकाना स्टेडियम बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर, एक स्टेडियम इन्होंने 10 साल की सरकार हो जाएगी 1.5 साल बाद, एक स्टेडियम बनाया हो इन्होंने, बता दे। अरे ये कुछ नहीं करते हैं, केवल और केवल हवाई, ये ब्रह्मोस की जो फैक्ट्री लग रही है ये भी केवल हवाई फायर होगी और कुछ नहीं होगी। ये जैसे हमसे वादा करके चले गए, शैलेश जी चले गए, दारू वाला जी से भी आपने वादा कराया था, बताइए इन्होंने, शैलेश जी ने, ये फोन तक नहीं उठाते। मैंने फोन ट्राई किया, इन्हें कागज मांगने को पहले एक बार इन्होंने कहा कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दिए, उन कागजों का क्या हुआ, रद्दी में डाल दिए होंगे, जैसे इनकी आदत है, इनके नेताओं की आदत है रद्दियों में डालने की, वैसे ही आपके द्वारा भेजे गए होंगे, मैंने आपको भी भेजे थे राजीव जी, वो कागज इन्होंने रद्दी में डाल दिए होंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, ये केवल और केवल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। लेकिन अभी प्रजापति साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास शैलेश पांडे जी, मुझे मालूम है आपका जवाब देना। प्रजापति साहब, बिहार में प्रजापति समाज ने हर पार्टी से कुछ मांग करी है कि भाई मिनिमम 10 टिकट आपको इधर देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, प्रजापति कुमार समाज ने। ऐसे ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, हर पार्टी के प्रति मांग की गई है। आपको लगता है कि कोई पार्टी इन मांगों को मानेगी सर? प्रजापति साहब, प्रजापति समाज की जो मांगे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, मैं ऑन डिबेट कह रहा हूं सर, मैं ऑन डिबेट कह रहा हूं जी। कांग्रेस पार्टी में वहां पर मोस्ट बैकवर्ड क्लास से ईबीसी बोलते हैं बिहार के अंदर, जी जी। ईबीसी से प्रजापति समाज के शशि पंडित जी को, शशि पंडित वहां पर पंडित लगाते हैं हमारे समाज के लोग बिहार के अंदर, ठीक है। तो शशि पंडित जी को वहां पर ईबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और मेरी उनसे वार्तालाप हुई है, कांग्रेस वहां पर कम से कम 2 टिकट देने जा रही है। सीपीआईएम माकपा जो है वो भी कम से कम 1 टिकट देने जा रही है, राष्ट्रीय जनता दल भी 1 टिकट कम से कम देने जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह, मैं आज फिर चैलेंज में दे रहा हूं, 238 सीटें हैं बिहार के अंदर, ये लोग, ये फर्जी हिंदू लोग, मैं कह रहा हूं फर्जी हिंदू लोग, भाजपा वाले 1 टिकट नहीं देंगे। ये शैलेश जी दिलवा दें, अगर इनमें हिम्मत है, इतनी ताकत है वहां पर 1 टिकट कम से कम। क्या वहां का 4% कुमार, क्या हम तो पंडित हैं, ये पता नहीं पंडित जी है ये भी, लेकिन हम तो वहां पर कितना पढ़े हैं, हमारे सब लोग वहां पंडित लगाते हैं, ये भी शैलेश पांडे जी है, ये भी पंडित है, वहां पर क्या हम लोग हिंदू नहीं है? 1 टिकट नहीं दिया जाता है। सबसे बड़े हिंदू है सर, ये कहें, बताएं, ब्रह्मा जी की खुद की औलाद है प्रजापति सर, सीधी सादी बात है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मैंने ये पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप शिजरा देखेंगे, राजीव जी ये ठगने का काम करते हैं हम लोगों को, लेकिन ठगा जा रहा है, हमारे समाज को ठगा गया है, तो उसके लिए आपको अच्छी तरह लॉबी करना पड़ेगा ना सर। देने के लिए सर ये पॉलिटिक्स तैयार है सर, अब तो आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में यू हैव टू लॉबी, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग लॉबी सर, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। जैसे यादवों ने बनाई है, बड़ी जबरदस्त लॉबी बनाई है अपनी, उसके पहले यादवों को कोई पूछता नहीं था, ये मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, इन सब लोगों ने मिलकर के, उसके बाद मौर्य साहब आए, उसके बाद बाकी सब लोग आए, उन लोगों ने अपनी बहुत स्ट्रांग लॉबी करी। अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस सब लोग आपके पीछे पड़ेंगे प्रजापति साहब। लेकिन मैं जाता हूं शैलेश पांडे साहब के पास। शैलेश पांडे जी, एक बड़ी विडंबना है, वेरी फ्रैंकली, आई एम नॉट श्योर व्हाट वी कैन डू, मुझे खुद को मालूम नहीं है इसमें क्या करना चाहिए, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। चाइना जो है, सबको मालूम है सर, चाइना जो है, और चाइना बड़े खुल के बोलता है कि पाकिस्तान इज आवर आयरन ब्रदर, हमारी और पाकिस्तान की जो दोस्ती है सागर से ज्यादा गहरी है और हिमालय से ज्यादा ऊंची है, ये चाइना बोलता है सर। और चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ना सर 2024-2025 का, वो तकरीबन $100 बिलियन है, $100 बिलियन, यानी हम $100 बिलियन का माल उनसे लेते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इतने कम है ना के बराबर हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज आवर स्ट्रेंथ ऑल्सो, लेट्स बी वेरी क्लियर। अगर हम लोग थ्रेटन कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं कि भाई हम तुमसे माल खरीदना बंद कर देंगे, देखते हैं फिर चाइना क्या करता है। बट द पॉइंट इज दैट ट्रेड डेफिसिट which was just about say $60 billion, 50 or $60 billion when Modi ji came to power in 2014, has now come up to $100 billion. इस विषय के बारे में सर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब आप बताएं सर, शैलेश पांडे जी प्लीज। देखिए, जहां तक विदेश नीति का सवाल है राजीव जी,
मोदी सरकार इस बात पर बहुत ही सजग है। और जब कोई भी चाइना जैसा पड़ोसी होता है जिसे कि विस्तारवाद में की रणनीति और राजनीति पर वो काम करता है, तो ऐसे विस्तारवाद की नीतियों के पड़ोसियों से तो हमेशा सावधानी बरतनी ही पड़ती है। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी सावधानियों बरत रहा है। और पाकिस्तान जैसा आतंकवादी स्थान होने के कारण हमें वो भी चीजें बहुत ही सजगता से उस पर चौकसी रखनी पड़ेगी। और जब चाइना और पाकिस्तान जैसे दो स्वार्थी तत्वों और आताताई और आतंकवादी नीतियों के पुरस्कर्ता हैं जो, तो इनसे भी तो बहुत ही, इसीलिए तो मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सारी घटनाक्रम हुआ और हमारी नीतियां रही उसको पूरे दुनिया के सामने क्यों लेके गए 7 अलग अलग डेलीगेशन के माध्यम से। तो उसका कारण यही था कि जिस तरह का चाइना और पाकिस्तान का ये आतंकवाद के प्रति ये जो गठबंधन है जी, बहुत सारे लोगों को तो छुपा हुआ लगता है, लेकिन ये तो अब खुल के दिख रहा है, खुल के दिख रहा है। और दूसरे देशों की भी जो भी नीतियां हैं, इन नीतियों को दुनिया के सामने रखने की जिस प्रकार की रणनीति और कूटनीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान पूरी तरह से नंगा हो चुका है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर वहां पर आतंकवादी जो कैंप्स थे, आतंकवादी मुख्यालय थे, और आतंकवादियों के मृत्यु पर अंतिम संस्कार पर पाकिस्तान के मिलिट्री के सेना के नायक, वहां के राजनेता, वो सारे लोग सम्मिलित होते हैं। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक आतंकवादी देश है, ये प्रूफ होता है। और यही चीजें हमें पूरी दुनिया के सामने हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाए। पांडे जी आपने डॉक्टर प्रजापति साहब को सुना कि योगी आदित्यनाथ जी डेवलपमेंट के लोग के उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ नहीं, मोदी साहब तो योगी जी कह रहे हैं कि पूरे देश में 55% मोबाइल्स देश के उत्तर प्रदेश में बनता है। 55% मोबाइल जो बनता है उत्तर प्रदेश में बनता है। देश के 50% पूरे देश के मोबाइल कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में बनता है। तो ये क्या विकास, ये विकास नहीं है। आप डॉक्टर प्रजापति साहब को कैसे समझाओगे कि योगी आदित्यनाथ जी? प्रदीप जी, हाँ देखिए, ये तो वो कहावत है ना कि सूप तो सूप बोले और चलनी भी बोले, जिसमें 1000 छेद। ये सपा और कांग्रेस के लोग, जिन लोगों ने देश को 75 सालों में गर्त में डालने का काम किया, 75 साल देश को पिछड़ा बनाकर रखने का काम किया है, आज वो किस मुंह से बोल रहे हैं? उनको कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। मैं पूछता हूं इनसे, पिछले 75 साल में हम कश्मीर से कन्याकुमारी देश को जोड़ने की बात करते थे, लेकिन 75 साल में आपने कश्मीर को रेलवे से नहीं जोड़ा था। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने चिनाब प्रजापति साहब बोलने आप सुनो, आपको धैर्य नहीं है? अरे मैं पूछूंगा, इन्होंने कितना घटिया शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं बोलता हूं, फर्जी हिंदू बोला था, फर्जी हिंदू। फर्जी हिंदू बोलने का भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है उसको फर्जी हिंदू उन्होंने कहा आपके चैनल पे। इनका औकात है ये बोलने की। ये इनको सर आगे बोलिए, डिबेट नहीं करना चाहिए आपको। सर आप बोलिए, बोलिए। और अगर आपको टोका टोकी का डिबेट करना है ना तो वो भी मुझे आता है, मैं उसमें बहुत बड़ा मास्टर हूँ। चलिए बोलिए, पांडे साहब बोलिए, मैं मास्टर हूँ, करो आप टोको मेरे को, बोलिए बोलिए। 75 साल में आप कश्मीर को रेलवे से नहीं जोड़ पाए। ये मोदी जी थे, मोदी जी जिन्होंने कश्मीर को रेलवे से जोड़ा, चिनाब ब्रिज के माध्यम से। आज 43,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट आज कश्मीर को जोड़ने के लिए, देश को, कश्मीर को कन्याकुमारी से कश्मीर को जोड़ने के लिए मोदी जी ने किया। कहां सोई हुई थी कांग्रेस, कहां सोया हुआ था विपक्ष? 75 साल आपने राज किया, कांग्रेस पार्टी ने और एनडीए अलायंस, जो आप कंधे से कंधा मिला गए। अरे मुझे तो शर्म आती है राजीव जी, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो बोलते हैं, ये कहां चली गई इनकी विचारधारा? ये कहां गर्त में डाल दिया इन्होंने अपने विचारधारा को
तिलांजलि दे दिया समाजवादियों ने अपने विचारधारा को। अरे जयप्रकाश नारायण जी जो समाजवाद के पुरोधा थे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंदिरा गांधी के तख्ता को पलटा। देश के अंदर पहली बार जनता दल की सरकार आई थी, हम भी इनके साथ थे। और आज जिन कांग्रेस ने इमरजेंसी लाई, हाँ अभी 25 जून आ रहा है, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। ऐसी लोकतंत्र के हत्यारे कांग्रेस पार्टी के साथ होकर ये समाजवादी पार्टी के लोग समाजवाद की विचारधारा को अरबी समुद्र में फेंक कर आज कांग्रेस राहुल गांधी के साथ जंगे से जंगा मिलाकर अनैतिक गठबंधन बनाकर ये किस मुंह से कुकर्म की बात कर रहे हैं? ये तो कुकर्म मैं कहूंगा इनको, इनकी भाषा में जिस तरह से इन्हें ये भाषा इस्तेमाल करते हैं न्यूज चैनल पे, बिल्कुल सही नहीं है इनकी भाषा है जी। तो सर आप ये बताएं कि जहां तक के प्रजापति समाज का प्रश्न है, आप प्रजापति समाज को इंसाफ कब देंगे सर? ये तो राजनाथ सिंह जी ने रामलीला ग्राउंड पर 2 लाख लोगों के सामने उन्होंने वादा किया था। आपके अध्यक्ष थे उस वक्त, राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा था कि प्रजापति कुम्हार समाज को हम वापस SC ST का दर्जा देंगे, ये उन्होंने कहा, ये उनके शब्द हैं सर। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष के शब्द कैसे भूल सकती है सर, बताइए। राजीव जी जी जो हमारे पार्टी के नेताओं ने आश्वासन दिया, उस पर पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में सही निर्णय सही समय पर लेगी और जरूर लगी। हम सभी समाज के साथ है। और मैं आपको बता दूं कि यही लोग है वो थे जो कहते थे इस देश में जाति जनगणना नहीं की गई, नहीं लागू की गई तो देश में आग लगा देंगे। मतलब कोई भी काम करना है तो करने से पहले देश को आग लगाना इनका मूलभूत अधिकार अपना ये समझने वाले लोग हैं कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी की भाषा क्या थी? आज घिघी बन गई, चुप्पी बन गई। जब देश के यशस्वी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जाति जनगणना लागू करवा दिया, आज कितना बड़ा निर्णय है ये ऐतिहासिक निर्णय है। क्यों अब क्यों नहीं बोलते? आप धन्यवाद क्यों नहीं देते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसके लिए इन्होंने तो यह सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार, मोदी जी कभी भी जाति गणना कर ही नहीं सकते, इनके विचारधारा के खिलाफ है, ये तो RSS वाले हैं, ये तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज हमने गरीब, शोषित, पीड़ित सभी तबके के लोगों को, हर समाज के लोगों को हम बांटने वाला राजनीति नहीं करते, हम जोड़ने का राजनीति करते हैं। हम पिछड़े से पिछड़ा समाज हो, शोषित हो, पीड़ित हो, जरूरतमंद हो, उनको न्याय देने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी दल ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना कराना यह ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक निर्णय है। और ऐसा निर्णय कोई दूसरी सरकार जीवन में कभी ले नहीं सकती थी। आप इस पे तो नहीं बोलेंगे? जो सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है, जो सरकार ने किसान कल्याण के लिए काम किया है, जो सरकार ने महिला कल्याण के लिए आज 50% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाएगा, क्यों 75 साल था ना इनका शासन, 60-65 साल कांग्रेस ने राज्य किया ना, क्यों नहीं लाया? बताइए मुझे, क्यों नहीं लाया? राम मंदिर 550 साल तक इन्होंने भगवान राम को त्रिपाल के अंदर बिठा के रखा, एक चबूतरे पर बिठा के रखा, क्यों आज 75 साल के बाद मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने ऐसा ही सर आपकी इजाजत हो तो कुछ बोलूं मैं? भव्य मंदिर निर्माण हुआ। राकेश प्रजापति जी एक सेकंड, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं। नहीं, धारा 370 हटाने के लिए कहते जी थे, बिल्कुल धारा बिल्कुल 370 हटाया तो देश में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा सर। उनकी नदियां बहा रहे थे ये लोग, लेकिन हमने देश के हित से कभी समझौता नहीं किया। सर एक छोटी सी जानकारी दे दूं, कठोर से कठोर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने जी। लिया है। अरे शैलेश पांडे जी एक छोटी सी तो बात सुनिए। 8 मई, what is it? Yeah, I think it's 8th of May if I'm not mistaken. Where did it go? Yeah. 12 अक्टूबर 2008, 12 अक्टूबर 2008 को श्रीनगर से लेकर के बड़गाम तक पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। लालू यादव जी रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेन नेटवर्क है ये पहला है। 2008 में पहली ट्रेन जो है
उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। हाँ, कटरा तक नहीं जाती थी, लेकिन काफी जगह पर जाती थी। ऊधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, काजीकुंड, ये सब स्टेशन जो हैं ये कनेक्ट किया करती थी। तो ऐसा नहीं कि ट्रेन नहीं चला करती थी, ट्रेन चलती थी। उम्मीद ये करते हैं कि ये वाली जो नया जो नेटवर्क है ये विंटर में यानी सर्दी में ये बंद नहीं होगा। तो पहले रेलवे ट्रैक्स वहां पर ले कर चुके हैं सर, और वहां पर उसके इनॉग्रेशन में मनमोहन सिंह जी थे, महबूबा मुफ्ती भी थी, और आपके गुलाम नबी आजाद भी थे। तो ऐसा नहीं है, बट आई होप दिस टाइम दैट रेलवे ब्रिज विल कनेक्ट अस टू जम्मू एंड कश्मीर एंड every other place in India. That will be fantastic. I hope it happens. अब आप बोलें सर, शैलेश पांडे जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था चिनाब ब्रिज जिस तरह से जब से बना, आज कितना समय लगा, ये चाहिए तो आज से 20 साल पहले भी बन जाता था, नहीं बनता था, लेकिन नहीं बनता था सर, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, नहीं बनता था सर। अभी टेक्नोलॉजी आई है ना, उसके ऊपर लेट्स बी वेरी क्लियर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस करी है ना सर। अभी वो हमारी IIT बैंगलोर की जो हैं, उनका नाम अब मैं भूल जाता हूँ, वो शी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। वो नया मटेरियल आया है सर वहां पे, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल है, एक्सप्लोसिव रेजिस्टेंट मटेरियल है। उस पर अगर पाकिस्तान बम भी फोड़ना चाहे ना, उससे कुछ नहीं होगा ब्रिज को, फर्स्ट क्लास है ब्रिज को। वो नए मटेरियल आए हैं सर, वो पहले नहीं बन सकता था, और अगर पहले बनता तो टूट जाता। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। जयराम रमेश क्रेडिट ले रहे हैं, बोले हमने शुरुआत की। सर वो कांग्रेस तो हर एक चीज रमेश तो ब्रह्मोस की भी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी 1994 में, ऐसी क्या बात है, लेकिन बना तो वाजपेयी जी के टाइम पे। मतलब ये क्या है, वो तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जो सुरक्षा का जो मसला है ना शैलेश पांडे साहब, जिसके ऊपर बाकी सब लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे मुझे मालूम नहीं है। राकेश प्रजापति भी छोड़ के चले गए, क्यों नहीं, क्यों चले गए? वैसे ज्यादातर रहते हैं वो 8:30-9 बजे तक रह जाते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया उनको, सभी को पता नहीं क्या हो गया है। कपिल डोके साहब तो पहले 2 मिनट के अंदर ही छोड़ के भाग गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि ट्रंप साहब का क्या करेंगे फिर, बिकॉज वील हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या है कि अमेरिका के साथ हम लड़ तो सकते नहीं है, दुश्मनी तो ले नहीं सकते, लेकिन अमेरिका को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जैसे इंदिरा जी ने कहा था 1971 में, भैया आप हमारे दोस्त हैं, हमारे राजा नहीं है। सीधी बात है, आप हमारे दोस्त हैं, हम दोस्ती में आपके साथ काम करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपका हुक्म मानेंगे। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा सर, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज ट्रंप इज नाउ टोटली, आज की तारीख में ट्रंप जो है ना, वो मतलब या पाकिस्तान ट्रंप की जेब में या ट्रंप पाकिस्तान की जेब में। मतलब शहबाज शरीफ और ये आसिम मुनीर जो हैं वो ट्रंप की जेब में है, या ट्रंप उनकी जेब में है। ये ट्रेड है सर, धंधा है। ट्रंप साहब जो है वो धंधे वाले आदमी हैं, पैसा कमा रहे हैं, सीधी सादी बात है। तो we'll have to be very careful. That's all that I'm saying. I want to ask पांडे जी, देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, बोले कि यूपीए के काल से मोदी साहब के 11 साल में 10 गुना फंडिंग महाराष्ट्र को मिला है मोदी साहब के नेतृत्व में। 10 गुना फंडिंग, जो यूपीए में अगर 1% था, मोदी साहब के 100%, नहीं 10 गुना ज्यादा फंडिंग यहां से मोदी साहब से हुआ। और अजित पवार का कहना है कि लाड़की बहन ये सरकार कभी बंद नहीं करेगा। अब बोलिए पांडे जी। जी बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जी ने एकदम दुरुस्त कहा है कि 10 गुना ज्यादा फंडिंग महाराष्ट्र को मिला, वरना महाराष्ट्र के साथ इसके पहले की सरकारें वो बर्ताव नहीं करती थी जो मोदी जी ने किया। और मोदी जी महाराष्ट्र की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, छत्रपति संभाजी महाराज का महाराष्ट्र है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, महात्मा ज्योतिबा फुले का महाराष्ट्र है, और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। और जिसके कारण महाराष्ट्र एक समृद्ध राज्य में जिसकी गिनती होती है, देश के जो टॉप मोस्ट राज्य है। आज देखिए सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य में लाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने लाया, महाराष्ट्र में लाया। महाराष्ट्र 1 नंबर है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराष्ट्र 1 नंबर है, और रोजगार में, स्वयं रोजगार में, उद्योग में महाराष्ट्र 1 नंबर है। फिल्म इंडस्ट्री आज आप देखिए यहाँ पर 1 नंबर की है, और भी बहुत सारे नए नए उद्योग, आईटी के बड़े हब आप देखिए, पुणे में पिंपरी चिंचवड हुआ, और पश्चिम महाराष्ट्र के जो बहुत सारे कराड़ है और भी बहुत सारे एरिया है पुणे के क्षेत्र के, वहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बहुत सारे उद्योग नए नए बस रहे हैं। और इन सारे उद्योगों पर, रोजगारों पर देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर
महाराष्ट्र को उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। और देखिए कैसा है कि जब हमारा महाराष्ट्र और समृद्धशाली होगा तो ही हमारा देश भी समृद्धशाली होगा। और जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारा महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम हो रहा है, उद्योग के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज गरीबों के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। और तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, एक छोटा सा। हर राज्य आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर, हमारा देश महाराष्ट्र बढ़ेगा ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, महाराष्ट्र की प्रवृत्ति ऐसी, महाराष्ट्र की जमीन ऐसी है सर, महाराष्ट्र की मिट्टी ऐसी। और देखिए मैं इसके लिए बोलूंगा, आज देखिए आप देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री भी मैं मेरे जीवन में महाराष्ट्र में नहीं देखा। आज जब वो पहली बार 5 साल मुख्यमंत्री थे तो एक नए विजनरी नेता के तौर पे थे, युवा डायनामिक विजनरी। और आज भी जिस तरह से 18 घंटे महाराष्ट्र में जानना चाहता हूं, महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं सल्यूट करता हूं। उसमें कोई डाउट नहीं है सर। देवेंद्र फडणवीस जी की सक्षमता पर, उनकी ऑनेस्टी पे, सबसे बड़ी बात क्या, ऑनेस्टी, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान उठा ही नहीं सकता सर। ही इज अ ग्रेट मैन। छोड़िए ना, मतलब उधर आज की तारीख में जो देवेंद्र फडणवीस जी का जो आज की तारीख में स्थान है पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, कोई नेता उनके आसपास आता नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, और मैं सामने बोल रहा हूं उसके। लेट्स बी, जितने भी नेता बाकी साहब जो भी बोले छोड़िए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर्सनल सवाल है सर, मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, और मेरे दर्शकों से भी सवाल है। अभी हाल ही में मुंबई में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मालूम है ना सर आपको? लोकल ट्रेन में लोग लटके हुए थे ट्रेन से, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को जब क्रॉस करी कि दोनों के बीच में गिर गए बेचारे, काफी लोग मर गए। सर इसमें 2 सवाल उठते हैं। नंबर 1, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल है, जो मेघालय में मर्डर हुआ ना, उसको लेकर के 4-4, 5-5 घंटे स्टोरी चल रही है, मनोहर कहानियां चल रही है। ठीक है सर, मुंबई के अंदर जो बेचारे मुंबईकरों की मौत हो गई, और हमारे रेलवे नेटवर्क को, लोकल रेलवे नेटवर्क जो है, जिसको नया पैसा चाहिए, नया डेवलपमेंट चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। नंबर 1। नंबर 2, सर रेलवेज ने 1994 की बात है, 94-95 में एक प्रपोजल दिया था कि आप हमें एलिवेटेड कॉरिडोर दे दें, नीचे जो ट्रेन चल रही है उसके ऊपर एक और ट्रेन चलेगी, उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग कर लेते हैं, वो आप हमें दे दीजिए, और उससे क्या होगा, एकदम आधा आधा हो जाएगा ना, आधी भीड़ नीचे आधी भीड़ ऊपर, एकदम मैं आपको बता रहा हूं, एकदम जो भीड़ होती है ना ट्रेन में वो आधी हो जाएगी सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, नंबर 1, ये हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, इनको सिर्फ एक मर्डर दिख रहा है, इनको यहां पर जो इतनी बड़ी घटना हो गई वो नहीं दिख रही है। मुंबईकरों की जो जिंदगी है, उनकी जो लाइफ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहूंगा कि आप भी, हम भी, मैं तो कैंपेन करूंगा इसके लिए कैंपेन कीजिए सर शैलेश पांडे जी, कि किसी भी तरीके से वो रेलवे का प्रपोजल मान लिया जाए, कुछ भी करना पड़े, लोकल ट्रेन नेटवर्क जो है सर उसको हमें अपग्रेड करना है, वरना ऐसे एक्सीडेंट जो हैं हर हफ्ते होंगे सर। अब आप बोलिए सर प्लीज, आई वुड लाइक टू लिसन टू यू, बोलिए सर। राजू जी, आपके इस सलाह का मैं बहुत स्वागत करता हूं, खुले दिल से स्वागत करता हूं। और देखिए आज बेहद जरूरी है, क्योंकि मुंबई आज देश का हृदय है, महाराष्ट्र का हृदय है, और मुंबई के अंदर इस तरह की जो दुर्घटना घटी, भगवान ना करे दोबारा कभी ऐसा हो, और उस दुर्घटना में जो भी मृत्यु पाए हुए हैं, मैं उन सभी आत्माओं को मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। और आप जैसे सजेशन दिए हैं, इस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री जी को अपने सजेशन दिए हैं, महाराष्ट्र से भी और भी सजेशन गए हैं हमारे महायुति सरकार के। और देवेंद्र जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, जैसे ये घटना हुई तुरंत ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट को जारी किया कि इस पर तुरंत हमें बड़ा ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। और जिस तरह से उन्होंने एक पहल की कि बाकी की जो ट्रेन है सभी को एसी ट्रेन जैसा किया जाए, ताकि दरवाजे बंद रहे, ताकि लोग गेट पे नहीं खड़ा हो सके, कोई गिर ना सके, इस तरह की सारी उपाय योजना। और आप जो डबल ट्रैक की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें, और इससे भी बेहतर जो भी योजना है, जो भी सुझाव है, वो सारी चीज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, हमारे देश के जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी,
और मोदी जी, मोदी सरकार सभी मिलकर इस पर बड़ा ही सर इसमें सिर्फ मोदी जी कुछ कर सकते हैं और अच्छा कोई नहीं कदम कर सकता। उठाएंगे। सर इसमें सिर्फ मोदी जी कुछ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो एनीवे बिल्कुल। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, देखिए, आई एम मैं ये नाउ, कहता हूँ, सर आई एम मोदी नाउ जी राइटिंग टू द प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी की बहुत ही ऐसे जो भी घटनाएं होती है उनकी उनकी बहुत बारीक नजर होती है, जी। और बहुत जगह तो पीएमओ स्वयं से संज्ञान लेता है। और देवेंद्र जी और मोदी जी के संबंध बहुत संवेदनशील, बहुत अच्छे हैं। और Sir, मुझे railways have पूरा to do भरोसा this. है, विश्वास है, देवेंद्र फडणवीस जी ने अब तक नरेंद्र मोदी जी से इस विषय पे बात कर लिया होगा, और जल्द से जल्द इस पर सर वो बहुत ही एलिवेटेड अच्छा कॉरिडोर के बगैर बिना महाराष्ट्र कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एलिवेटेड कॉरिडोर एक तरफ और दूसरी तरफ समंदर का रास्ता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी, देखिए, जैसे बात चलती है जी। मैं अभी मैं बताऊं आपको, कल ही मैं देवेंद्र जी से भी मिला था मुंबई में। आपकी भी बात होती रहती है राजू जी, आप भी उनसे ये बात कहिए, मैं भी उनसे व्यक्तिगत तौर से आपका जो सुझाव है वो मैं उनसे कहता हूं, और हम सभी लोग मिलकर, क्योंकि मुंबई हमारी माँ है, मुंबई हमारे लिए सब सर अदरवाइज वी आर लुकिंग एट डिजास्टर। लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, अगर ये यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं की गई ना, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है सर, वेरी फ्रैंकली। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आबादी जिस प्रकार बढ़ रही है ना, वी डोंट इवन नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली लिव इन मुंबई। मुंबई में असल में कितने लोग यहाँ रहते हैं किसी को मालूम ही नहीं है। क्या है कि मुंबई हर एक को, मतलब हमारी माँ है सर, मुंबा देवी जो है हर एक को गले लगा लेती है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। आखिरकार देखिए, ज्यादा हो जाते हैं लोग। आखिरकार राजू कुछ- जी राजू जी जी। एक से देखिए राजू जी, ये जो ट्रैफिक, ये ओवर क्राउडिंग, इन सब की जो समस्या थी ना, मुझे याद है कि 2014 के समय जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे और महानगर पालिका के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने प्रत्येक भाषणों से, मैं तो मुंबई के उनके सारे जितने भी जाहिर सभा हुई थी सब सभाओं में मैं था, वो उन्होंने जो अपना विजन बताया था मुंबई के लिए कि किस तरह से ट्रेन से जो भीड़ कम होगी, मेट्रो के बाद रोड, और जो नए सीसी रोड और ये सारी चीजें, नए रोड और नई मेट्रो की मैक्सिमम कनेक्टिविटी, जो उनका विजन रहा, इसीलिए उनको मेट्रो मैन कहा जाता है देवेंद्र जी को। और उसका कारण यही था कि ट्रेन की जो भीड़ है वो भीड़ घटा करके वो मेट्रो पे लाई जाए और मेट्रो से रोड पे लाई जाए, और तीनों की कनेक्टिविटी ऐसी जोड़ी जाए कि ताकि जो प्रवासी हैं, नागरिक हैं, उनको जरा भी तकलीफ ना हो, एक ही टिकट पर वो ट्रेन में भी सफर करें, मेट्रो में भी सफर करें, और बीएसटी के बस में, सरकारी बस में भी सफर करें एक ही टिकट से। जी, इस तरह का विजन लोगों को ट्रैफिक न बर्दाश्त करना पड़े, लोगों की जो रोड की, ट्रेन की, मेट्रो की सुविधा है, लोगों की सुविधा अच्छी तरह से, प्रवासी सुविधा जबरदस्त हो, बहुत अच्छी सुविधा मिले, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी को ना झेलना पड़े, इसके लिए बहुत बढ़िया विजन जो है वो मेट्रो मैन देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 में तैयार किया था, और उसी रूपरेखा पर, उनके विजन पे सारे काम हो रहे हैं। और मुझे लगता है जल्द जैसे मेट्रो का जाल पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने लगेगा, ये ट्रेन की भीड़ सर 20%, नो सर, इट वोंट हैपन। सर मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जब तक आप जो रेलवे द्वारा बनाई गई प्लान है एलिवेटेड कॉरिडोर, जब तक आप नहीं, वो भी होगा सर, वो भी होगा, जिस दिन वो हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन वो हो जाएगा मुंबई में ट्रैफिक खत्म, जिस दिन वो आप कर देंगे ना, बस मामला खत्म उस दिन, दैट्स इट। ओके सर, दैट विल बी इट, राइट। थैंक यू वेरी मच सर शैलेश पांडे जी, आपके साथ बात करके बहुत मजा आता है, इसी तरीके से बात करते रहे। लेकिन फिर भी क्या है कि सुरक्षा के मसले पे अभी पूरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल कंटिन्यूइंग। और आगे एक और चीज आपको बता दूं, चेनाब में अभी पानी नहीं है, बाय द वे, चेनाब का पानी हम लोगों ने रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोके रखेंगे, अभी जोर से जब बारिश आएगी तो दोबारा खोलना ही पड़ेगा सर, क्योंकि अभी हमने तो वो जो बड़ी बड़ी कैनाल बनानी है, बड़ी नहर बनानी है, वो तो अभी बनानी है सर। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ये पक्का है कि ना चेनाब में पानी होगा पाकिस्तान में, और ना इंडस रिवर में यानी सिंधु रिवर में। कहने का मतलब यह हुआ, अब जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जो पानी की किल्लत है ना, वो खत्म हो जाएगी। नंबर 2, और मां सरस्वती दोबारा पुनर्जीवित होगी सिंधु नदी के पानी से, ये भी आपको बता दूं, ताकि अगले महाकुंभ में जब हम लोग जाएंगे वहां मां सरस्वती के भी दर्शन करेंगे। और जाते जाते कुछ टिप्पणी करना चाहोगे राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट के, महाराष्ट्र का आपने इलेक्शन रिग कर दिया, एक लाइन में कुछ संक्षेप में पांडे जी।
राहुल गांधी जी, महाराष्ट्र का आप चुनाव रिग किए। देखिए क्या है ना प्रदीप जी, राहुल गांधी को देश का एक कोई छोटा से छोटा आदमी भी सीरियसली नहीं लेता है। मैं तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट को अब तवज्जो नहीं देता हूँ। और सही बात है, एक दिन ऐसा आएगा राहुल गांधी पे कोई ध्यान ही नहीं देगा। वो इस तरह की जिस तरह की दिल के बहुत अच्छे हैं सर, वो बहुत अच्छे हैं बकवास दिल के। करते हैं ना, वो आधारहीन तथ्यहीन बातें करने लग गए हैं। सर उनके एडवाइजर्स सलाहकार आप लोगों ने भेजे हैं सर, उनके जो आसपास सलाहकार हैं सब आपके लोग हैं। उनको किसी मानसिक तथ्य को दिखाना चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वो देश की अनमोल धरोहर है। आपकी बहुत 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 शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय श्री जय राम। महाराष्ट्र, जय भवानी सर, थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you, sir. Well, that was nice, except for the fact that I kind of suspected that Mr. Kapil Doke wouldn't stay around. He just left within about 5 minutes. As I told you even at the beginning of the show, I doubted very much if Mr. Doke is going to be around. And Mr. Prajapati, of course, had to go to another show at 8 o'clock. That's what he said. And Prajapati Saab was in a very militant mood today, if you noticed. And Shailesh Pandey Saab, of course, could not answer any of his questions. How can he possibly answer? Let's be very clear, the dollar is at 85.45. So what can you do? 85.47. But then there's all around development. Uttar Pradesh also, we need to acknowledge that also. जैसे विरासत भी और विकास भी दोनों हो रहे हैं. And it's nothing. Sir, ऐसा है आप nothing is hidden. अब कुछ भी hidden नहीं है. You can see the defense corridor. You can see the development. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात क्या है? आप महाकुंभ के सक्सेस के बाद सर उसमें महाकुंभ में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वहां खुले, दैट इज अ फैक्ट। सर महाकुंभ में सिर्फ टैक्स कलेक्शन जो हुई है वो 500 करोड़ हुई है, 500 करोड़ जस्ट द टैक्स कलेक्शन। तो आप इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? यू कांट डू इट, इट्स देयर। सर वो ऑपोजिशन के हैं, कैसे तारीफ करेंगे आप बताइए ना? He will not be able to praise anybody. So when Yogi Adityanath says 1 trillion economy, I mean, you need to believe it because you can see, for yourself you can feel it. It's all around you. That is one. Number two, the other thing also is, आप देखिए, हम 146 करोड़ हैं officially, actually 156 करोड़ हैं, and still going up. The problem is the number of people that we have. Irrespective of the amount of development that you do, unless and until there's a quantum jump, that we go on to grow at about 14 or 15%. Then it's a separate issue. 14-15% ग्रोथ हो प्रदीप जी, तो 5 या 6 साल के अंदर आप कह सकते हैं कि देखो साहब हिंदुस्तान में तकरीबन हर जगह पे खुशहाली आ गई है। अभी आप जितना मर्जी ग्रो करें, देयर विल ऑलवेज बी ह्यूज पॉकेट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। यू गॉट टू लिव विद दैट, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वे यू लुक। आपके ऊपर है, आप या तो ब्राह्मोस की फैक्ट्री देख लें, एप्पल की फैक्ट्री देख लें, आप हमारी आरसीएफ की कोच फैक्ट्रीज देख लें, आप फोर्ड की और या टाटास की या बिरलास की सारी की सारी जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो देख लें, या फिर आप झोपड़पट्टी देख लें, या आप जाकर के गांव के अंदर जहां जो गरीब गांव हैं उसको देख लें। और गांव में भी बाय द वे, गांव में भी बहुत खुशहाली आ गई है प्रदीप जी। बहुत गांव ऐसे हैं जहां पर असल में नल से जल आ रहा है, नल से असल में जल आ रहा है सर, पानी आ रहा है, असल में आ रहा है सर। तो नल अगर जल भी नहीं आ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डाल दिया है ना सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जल आ रहा है ना सर। yes, बिल्कुल, बहुत जगह पे तो आ रहा है ना। yes, yes. तो अप्रिशिएट दैट, जहां पर पहले कुछ नहीं था। अब ये कहता है 12 करोड़ टॉयलेट्स, अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं 12 करोड़ टॉयलेट में सिर्फ 1.5 करोड़ काम कर रहे हैं। अरे 1.5 करोड़ तो काम कर रहे हैं ना, बाकी भी काम करेंगे। इन टाइम एवरीथिंग विल वर्क, बट एटलीस्ट समबडी इज मेकिंग एन एफर्ट, राइट? आप क्या चाह रहे हैं कि प्रयत्न भी ना किया जाए? जो आदमी प्रयत्न करता है वही फेल होता है ना प्रदीप जी। हर चीज में तो सफलता नहीं मिलती है। अगर आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो आपको सफलता कहां से मिलेगी? वो तो नरसिम्हा राव जी का बहुत बहुत पुराना एडेज था, फॉर्म अ कमिटी, डोंट टेक अ डिसीजन, फाइनली एवरीबॉडी विल फॉरगेट अबाउट इट, दैट्स इट सर। And the slow pace of development, the slow pace of infrastructure. नो डेवलपमेंट सर, नो डेवलपमेंट। आप देखिए ना, कांग्रेस और एनसीपी दोनों असल में तो कांग्रेस ही है ना, हम लोगों ने खुद ने देखा है। 1999 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और एनसीपी कांग्रेस की सरकार आई। सर जो 1.5 साल में बैंड्रा वर्ली सी लिंक बनना चाहिए था उसको 11 साल लग गए बनने में। हर साल कीमत बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, आपकी जेब में आता रहा, क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट अगर खत्म हो गया, हाउ विल यू अर्न फ्रॉम इट?
That's it. And here your Prime Minister जो अपने कार्यकाल में शिलान्यास करता है, इनॉग्रेशन करता है, और उसके प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन करता है. प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन करता है, fulfilling of the project. I mean, it's not one case; it's been so many cases. So as a result of which, what has happened is now, at least in terms of development, whether it's the Samajwadi Party or the entire left-leaning universe, or the old socialist universe, they are finding it very, very difficult to criticize this Prime Minister's government. Let's be very clear. So they will look for islands of poverty in a huge ocean of prosperity. Let's be very clear. That's what they will do. They will never look at the prosperity. You can't expect it of them. Just like you can't expect Donald Trump, as long as he's in power, to appreciate India or to be in India's favor. धंधा उसका है भाई. पाकिस्तान के साथ धंधा कर रहा है आदमी, बैठ करके पैसे कमा रहा है. Unless and until the US Congress and the Senate gets together and impeaches him again. He's been impeached once. But I hope he gets impeached again. If he gets impeached again, we are in But anyway, business. he's making up for this 3 or 4 years. अभी 3 साल बाकी है उनका. जी. He's making everything to see that the next. That when he retires, He retires. he becomes he retires He creates- at least with $500 billion in his He pocket. creates a new heaven for all the black money of the world. That's right. Which will be Pakistan. Yes. Well, finally the Pakistanis have found their real profession. You know, to be the black money laundering center of the world, led by Donald Trump. Isn't that wonderful? And we'll talk more about that when we come back tomorrow. In the meantime, please do subscribe to the channel if you haven't done so already. आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, because Pakistan just has one choice, either to become the money laundering center or to become the donkey exporting center, one of the two. जी. Yes, absolutely. वो जो बेल भी बज गई भाई. The fastest growing channel of the nation, subscribe to the nation now. Fastest growing channel of the nation now. Wonderful. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself. Thank you very much for supporting us. Thank you very much for staying with us. We'll of course be back tomorrow. Thank you for your support. Please do send in your comments. As far as we are concerned, we'll be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. Namaskar. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद.